हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे लाइव चलता है। तो आप लोग 5 बजे सुबह में लाइव जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से आप कितना सही किए हैं। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई लाइव क्लास ले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। और पहला प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है, 2, 5, 4, 3, 6 की माध्यिका निकाले। तो जब भी बोले आपसे यहाँ पे माध्यिका निकालने के लिए तो जो संख्या दिया रहेगा उसको सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखना है आपको, और उसके बाद जो उसमें बीच वाली संख्या आपको निकालना है तो बीच वाली संख्या आपको खोजना है उसमें से, और जो बीच वाली संख्या होगा वही क्या होगा, यहाँ पे माध्यिका होगा। तो जो ये संख्या दिया है सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। बढ़ते हुए क्रम यानी सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद जो उससे बड़ा है उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ा है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। इससे बड़ा कौन है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा यहाँ पे 4 है तो 4, फिर 4 से बड़ा इसमें 5 है तो यहाँ पे 5, और इससे बड़ा 6 है तो यहाँ पे 6। तो ये लिख दिए हम यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में। अब आपको क्या करना है कि इसमें बीच वाली संख्या ढूंढना है। तो यहाँ पे जो बीच वाली संख्या होगा वही यहाँ पे क्या होगा, माध्यिका होगा। तो इधर से भी 2 छोड़ दीजिए, इधर से भी 2 छोड़ दीजिए। बीच में कौन सा संख्या आ गया, 4 आ गया, तो यही इसका क्या होगा, यहाँ पे माध्यिका होगा। जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ए ऑप्शन है पुर्तगाली, बी ऑप्शन है डच, सी ऑप्शन है फ्रांसीसी, डी ऑप्शन है इंग्लैंड वासी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। बोल रहा है कि कोई विलयन अगर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है। तो और क्षार का पीएच मान कितने से कितने के बीच में होता है, तो 7 से लेके 14 के बीच में होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो डी वाला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो यहाँ पे 5, 6 और यहाँ पे जो 3 है ये क्या होगा, यहाँ पे अम्लीय विलयन का पीएच मान होगा, क्योंकि जो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है वो 0 से लेके 7 के बीच में होता है। तो यहाँ पे प्रश्न था कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को यहाँ पे नीला कौन करता है, क्षार करता है। और क्षार का पीएच मान कितने से कितने के बीच में होता है, तो 7 से लेके 14 के बीच में यहाँ पे क्या होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो यहाँ पे क्षार एक ही है, यहाँ पे जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये जो बाकी यहाँ पे 3 है ये क्या है, अम्लीय विलयन के पीएच मान है। और जो यहाँ पे 7 आता है तो 7 क्या होता है, उदासीन होता है। और जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि कर्ण किस प्रांत के राजा थे। यहाँ पे बताना है आपको कि जो कर्ण थे वो किस प्रांत के राजा थे। ए ऑप्शन है यहाँ पे अंग, बी ऑप्शन है मगध, सी ऑप्शन है मिथिला, डी ऑप्शन है काशी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कर्ण थे वो किस प्रांत के राजा थे। तो ये अंग प्रांत के राजा थे। और जो अंग प्रांत आता था वो कहाँ पे आता था, तो बिहार में आता था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कर्ण थे उनकी माता के नाम क्या था, तो बार बार ये प्रश्न पूछता है कि कर्ण की माता का नाम क्या था। तो कर्ण के माता का नाम यहाँ पे क्या था, कुंती था। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। और कर्ण के पास क्या था, हमेशा कवच कुंडल इनके पास रहता था। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश,
सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है बिहार। तो जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है, तो जो भारत का संविधान है उसको किसने लिखा है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न की एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। बोल रहा है कि एक पासा है, उसको फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता यहाँ पे बताइए। तो एक पासे पे कितना अंक अंकित होता है? तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और कितना होता है यहाँ पे 6। एक पासे पे इतना अंक अंकित रहता है, तो इसमें से बोल रहा है 5 आने की प्रायिकता। तो 5 इसमें से तो एक ही है, तो अधिकतम कितना बार आ सकता है? एक बार आ सकता है। और टोटल कितना है इसमें? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 संख्या है तो यहाँ पे लिख देंगे 6, यानी 5 आने का प्रायिकता कितना होगा? यहाँ पे 1/6 होगा। जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर इसी में पूछ देता कि विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे देखिए विषम संख्या कितना आ सकता है? तो यहाँ पे 1 विषम है, 3 विषम है और यहाँ पे क्या है? 5 विषम है। तो विषम को कितनी संख्या आ सकता है? 1 आ सकता है, नहीं तो 3 आ सकता है, नहीं तो यहाँ पे 5 आ सकता है। यानी 3 संख्या विषम कोई भी आ सकता है। और टोटल यहाँ पे कितना है? टोटल नंबर यहाँ पे कितना है? 6 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/6। जब इसको हम कटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, यानी 1/2 क्या हो जाता है? यहाँ पे विषम संख्या आने की प्रायिकता हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि 5 आने का प्रायिकता, तो 5 आने का प्रायिकता इसमें कितना हो जाएगा? 5 एक ही बार आ सकता है, तो 1 और बटा यहाँ पे टोटल संख्या कितना है? 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/6। जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? यहाँ पे बताना है आपको कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है रोम, डी ऑप्शन है यहाँ पे चीन। तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और मुद्रा का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो मुद्रा का भी शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो चीन से हुआ था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है। वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 30 प्रश्न देखिएगा तो आपको 30 प्रश्न याद होंगे। अगर आप 5, 6 या 10 प्रश्न देखते हैं तो आपको 5 या 10 ही प्रश्न याद होंगे। लेकिन आप 30 प्रश्न देखिएगा तो यहाँ पे आपको 30 प्रश्न याद होंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। इसमें आपको बताना है कि जो एलपीजी होता है, जिसका उपयोग हम रसोई घर में करते हैं खाना पकाने के लिए, तो यहाँ पे देखिए जो एलपीजी गैस होता है, जो इसका मुख्य घटक क्या होता है यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है ब्यूटेन, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है एथिलीन मार्केप्टोन। तो यहाँ पे देखिए एलपीजी का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और इसका मुख्य गैस यहाँ पे मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? यहाँ पे ब्यूटेन होता है। और जो गोबर गैस होता है, वो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? यहाँ पे मीथेन होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो एलपीजी गैस होता है वो क्या होता है? एक गंधहीन गैस होता है, इसमें गंध नहीं होता है। तो ये भी प्रश्न आता है कि जो एलपीजी गैस होता है वो गंधहीन गैस होता है, इसमें कोई भी गंध नहीं होता है। तो इसमें गंध के लिए कौन सा यहाँ पे गैस का प्रयोग करते हैं, क्या मिलाया जाता है गैस के लिए? तो यहाँ पे देखिए जो एलपीजी होता है वो गंधहीन होता है, तो इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एथिल मार्केप्टोन मिलाया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो एक बार आइए फिर इससे आपको समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? यहाँ पे ब्यूटेन होता है। और जो गोबर गैस होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है? यहाँ पे मीथेन होता है। जो एलपीजी होता है इसमें कोई भी सुगंध नहीं होता है, ये गंधहीन गैस होता है। तो इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एथिल मार्केप्टोन मिलाया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है। जो कोशिका भित्ति होता है वो किस में पाया जाता है आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है मछली में, बी ऑप्शन है पेड़ पौधों में, सी ऑप्शन है मनुष्य में, डी ऑप्शन है जानवरों में। तो कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति जो पेड़ पौधों की कोशिका होती है उसमें पाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि जारशाही कहाँ थी। यहाँ पे बताना है कि जो जारशाही थी वो कहाँ थी। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जारशाही कहाँ थी। तो जारशाही कहाँ थी, यहाँ पे रूस में थी। जो रूस के राजा होते थे उसे क्या बोला जाता है, जार बोला जाता है। तो जो जारशाही थी वो कहाँ थी, रूस में थी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विद्युत का सुचालक है, यानी जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो। ए ऑप्शन है सल्फर, बी ऑप्शन है क्लोरीन, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है यहाँ पे आयोडीन। तो इसमें से कौन विद्युत का सुचालक है आपको बताना है। तो जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे विद्युत का सुचालक होता है, और जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे अधातु होता है। लेकिन अधातु होते हुए भी ये क्या करता है, विद्युत का ये सुचालक होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि कौन लोभ से प्रभावित हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लोभ से प्रभावित हुआ। ए ऑप्शन है पथिका, बी ऑप्शन है दुर्जन, सी ऑप्शन है सज्जन, डी ऑप्शन है दानव। तो कौन लोभ से प्रभावित हुआ, तो जो पथिका था वो लोभ से प्रभावित हुआ। बाघ ने लोभ दे दिया यहाँ पे सोने का कंगन का, वो इस लोभ में फंस गया और यहाँ पे जो पास में तालाब था उसमें स्नान करने गया और दलदल में फंस गया और बाघ उसे क्या किया, अपना शिकार बना लिया। तो यहाँ पे देखिए कौन लोभ से प्रभावित हुआ था, जो पथिका था वो लोभ से प्रभावित हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है 13 नंबर कि एक बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बोल रहा है कि एक बेलन है, यहाँ पे हम एक बेलन बना दे रहे हैं। बेलन का यहाँ पे देखिए व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे बेलन का व्यास यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। नीचे भी होता है, ये भी व्यास ही कहलाता है, यानी ये कितना हो गया यहाँ पे 14 सेंटीमीटर हो गया। बोल रहा है बेलन का ऊंचाई कितना है, यहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो बेलन का ऊंचाई है इसका कितना ऊंचाई दिया है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेलन का, तो 2πr/h होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा तो ये प्रश्न आपसे नहीं बन पाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr/h होता है। तो यहाँ पे देखिए पाई का मान 22/7 होता है। आर क्या होता है, तो त्रिज्या होता है। तो इसमें व्यास दिया है तो व्यास का आधा करते हैं तो त्रिज्या निकलता है, ये आपको पता होगा। और जो ये h है, h क्या है, यहाँ पे ऊंचाई है, तो बस यहाँ पे आपको रख देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे त्रिज्या हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे त्रिज्या को हम लोग r से भी सूचित करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे व्यास बटा क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है। तो व्यास कितना दिया है, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर और बट्टा हम यहाँ पे क्या कर देंगे 2। जब हम कटाएंगे तो ये 7 बार में कटेगा, यानी यहाँ पे निकल गया 7 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या है कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर। अब बस आपको यहाँ पे क्या रख देना है, जो फॉर्मूला है 2πr/h इसी में रख देना है। 2 पाई का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 22/7। त्रिज्या कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख देंगे 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख देंगे हम 20 सेंटीमीटर। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये 7 से ये 7 कट जाएगा और 22 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 22 दूना कितना होता है, यहाँ पे 44 होता है। और गुणे यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा होगा तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए जब हम 44 में जब 20 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 880 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण था ये प्रश्न। तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और बस फॉर्मूला में आप पाई का मान रख दीजिए, आर का मान रख दीजिए, एच का मान रख दीजिए, अपने से आंसर निकल जाता है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। आपको बताना है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। ए ऑप्शन है 1922, बी ऑप्शन है 1924, सी ऑप्शन है 1927, डी ऑप्शन है 1928। तो किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया, तो 1928 में साइमन कमीशन यहाँ पे भारत में आया, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना कैसा होता है। जो शुद्ध सोना होता है वो कैसा होता है आपको बताना है। शुद्ध सोना यानी यहाँ पे 24 कैरेट, जो 24 कैरेट का यहाँ पे सोना होता है वो बिल्कुल शुद्ध सोना होता है। और जो 24 कैरेट का सोना होता है वो कैसा होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है कठोर, बी ऑप्शन है मुलायम, सी ऑप्शन है द्रव, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो शुद्ध सोना होता है वो कैसा होता है, तो शुद्ध सोना कैसा होता है, यहाँ पे मुलायम होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो 24 कैरेट का सोना होता है वो बिल्कुल मुलायम होता है, तो इससे यहाँ पे आभूषण नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखिए आभूषण बनाने के लिए यहाँ पे 22 कैरेट यहाँ पे या 20 कैरेट यहाँ पे क्या लिया जाता है, सोना लिया जाता है, और 2 कैरेट यहाँ पे चांदी या तांबा इसमें मिलाया जाता है। जब चांदी या तांबा इसमें मिलाया जाता है तो ये हो जाता है कठोर, और उसके बाद यहाँ पे आभूषण का निर्माण किया जाता है। जो शुद्ध सोना होता है उससे यहाँ पे आभूषण नहीं बनता है, क्योंकि जो शुद्ध सोना होता है वो बिल्कुल ही मुलायम होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। ए ऑप्शन है यहाँ पे 9.5 साल के, बी ऑप्शन है 10 साल के, सी ऑप्शन है 12 साल के, डी ऑप्शन है 13 साल के। तो पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो 9.5 साल के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि करमवीर कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो करमवीर है वो कौन है। ए ऑप्शन है राम प्रवेश राम, बी ऑप्शन है राम नरेश राम, सी ऑप्शन है यहाँ पे राम अवधेश राम, डी ऑप्शन है यहाँ पे दुखित राम। तो यहाँ पे बताना है कि करमवीर कौन थे, तो करमवीर कौन थे, यहाँ पे राम प्रवेश राम ही करमवीर थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल इससे हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और आप 30 प्रश्न तो जरूर यहाँ पे सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा, और लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से आप कितना सही किए। और आप लोग डेली अब अपना टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सेटअप परीक्षा भी नजदीक है और यहाँ पे बोर्ड परीक्षा का भी डेट निकल गया है, तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, और जो बच्चा आज से ही तैयारी में लग जाएगा वो बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा नंबर ला पाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि वर्ग अंतराल 10, 20 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक वर्ग अंतराल दिया है 10 से लेके 20, तो बोल रहा है इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा प्रश्न 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पे वर्ग अंतराल को जोड़ दिया जाता है और उसमें 2 से क्या कर दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है, तो वहां पे निकल जाता है हम लोग का वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल को जोड़ देंगे, यानी वर्ग अंतराल कितना दिया है 10 और 20 दिया है, तो इसको जोड़ देंगे और इसमें कितने से भाग लगा देंगे, यहाँ पे 2 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30, और बट्टा के नीचे कितना हो जाएगा 2, कट रहा है तो इसे कटा दीजिए, 15 बार में कटेगा, यानी यहाँ पे 15 क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग चिन्ह हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन है रोगियों को, बी ऑप्शन है अंग्रेजों को, सी ऑप्शन है अनुबंधित मजदूर को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो जो अनुबंधित मजदूर थे इसे ही गिरमिटिया कहा जाता है। और गिरमिटिया मजदूर किस प्रांत से भेजे जाते थे, तो बिहार प्रांत से भेजे जाते थे। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो गिरमिटिया है वो किसे कहा जाता है, तो गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो अनुबंधित मजदूर को यहाँ पे कहा जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है। यहाँ पे बताना है कि जो सोडियम है उसको कहाँ पे रखा जाता है। ए ऑप्शन है किरोसिन तेल में, बी ऑप्शन है जल में, सी ऑप्शन है दूध में, डी ऑप्शन है यहाँ पे पेट्रोल में। तो जो सोडियम होता है वो अत्यंत ज्वलनशील होता है, वो वायु के संपर्क में आने से ही लगता है जलने लगता है। जो सोडियम होता है वो वायु के संपर्क में यानी ऑक्सीजन के जैसे ही संपर्क में आया तो वो क्या होता है जलने लगता है। तो इसीलिए इसको किस में डुबा के रखा जाता है, किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि ये वायु के संपर्क में ना आए यानी ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और ये ना जले। और जो सोडियम होता है जब उसको किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं तो ऑक्सीजन से संपर्क उसका टूट जाता है और जो सोडियम होता है वो किरोसिन तेल में सुरक्षित रहता है। इसीलिए जो सोडियम होता है उसको किस में डुबा के रखा जाता है या किस में रखा जाता है, तो किरोसिन तेल में रखा जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। जो बहादुर था वो लेखक का घर छोड़ के क्यों भाग गया आपको बताना है। ए ऑप्शन है चोरी का आरोप लगने पर, बी ऑप्शन है खाना नहीं मिलने पर, यहाँ पे सी ऑप्शन है बहुत काम करना पड़ता था, डी ऑप्शन है गाय चराना पड़ता था। तो यहाँ पे देखिए जो बहादुर था वो लेखक का घर क्यों छोड़कर भाग गया, तो उस पर चोरी का झूठा आरोप लग गया, इसीलिए वो क्या किया, जो बहादुर है वो लेखक का घर छोड़कर क्या हो गया, चला गया। यानी यहाँ पे क्या हो गया, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो बहादुर था वो कर्मठ था और ईमानदार था, और ईमानदार आदमी पे क्या लगा दिया गया, चोरी का इल्जाम लगा दिया। और चोरी का इल्जाम यहाँ पे देखिए कितने रुपयों का लगा था, तो 11 रुपयों का यहाँ पे लगा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया, क्योंकि उस पर चोरी का आरोप लग गया, इसीलिए वो क्या हो गया, बहादुर क्या किया कि लेखक का घर छोड़कर भाग गया। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए निम्न में से किसका अपर्तनांक अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसका अपर्तनांक अधिक होता है। ए ऑप्शन है वायु का, बी ऑप्शन है बर्फ का, सी ऑप्शन है कांच का, डी ऑप्शन है यहाँ पे हीरा का। तो किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है आपको बताना है। तो जो यहाँ पे हीरा होता है इसका अपर्तनांक यहाँ पे क्या होता है, सबसे अधिक होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 2.42 यहाँ पे क्या होता है, हीरा का अपर्तनांक होता है। तो इसे भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि हीरा का अपर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपर्तनांक यहाँ पे 2.42 होता है। और सबसे अधिक अपर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का ही होता है। और जो हीरा होता है ये क्या होता है, यहाँ पे अधातु है। जो हीरा है वो क्या है, यहाँ पे अधातु है। और यहाँ पे देखिए जो ये हीरा है ये किसका अपरूप है, ये भी बार बार प्रश्न पूछता है कि हीरा किसका अपरूप है। तो जो कार्बन है, कार्बन का अपरूप क्या होता है, यहाँ पे हीरा होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया है। जो आलस कथा पाठ है वो कहाँ से संकलित किया गया है आपको बताना है। ए ऑप्शन है अग्नि पुराण से, बी ऑप्शन है पुरुष परीक्षा से, सी ऑप्शन है रामायण से, डी ऑप्शन है महाभारत से। तो जो आलस कथा पाठ है वो कहाँ से संकलित किया गया है, यानी कहाँ से लिया गया है, तो ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है, जिसमें 4 यहाँ पे आलसियों का यहाँ पे कथा है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होता है। तो जो tan थीटा होता है और इंटू क्या होता है यहाँ पे कॉट थीटा, ये किसके बराबर होता है, तो ये 1 के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला ही होता है, तो ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। लेकिन इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसको अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है और आपको यहाँ पे सॉल्व करना है कि इसका मान निकालना है कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए tan का उल्टा क्या होता है, तो tan का उल्टा यहाँ पे क्या होता है, 1 बटा यहाँ पे कॉट होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है tan का उल्टा क्या होता है, 1 बटा कॉट होता है। और इस कॉट को आप लोग क्या कीजिए, वैसे ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दीजिए, इंटू यानी क्या होता है, ये गुणा होता है। तो यहाँ पे कॉट से कॉट कट जाएगा, बच कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होता है, तो ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो आप लोग ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे दे दे कि साइन थीटा इंटू यहाँ पे कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे बोल दे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितने के बराबर होता है, तो ये भी 1 के बराबर होता है। लेकिन जब आप बनाइएगा तो यहाँ पे साइन को उल्टा कर दीजिएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा इंटू यहाँ पे हो गया कॉसेक
यहाँ पे हो गया कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा के नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए, कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कट जाएगा, यानी कितना आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तम ईंधन कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि एक उत्तम यानी सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है। तो अच्छा ईंधन किसे कहते हैं, जिसका उष्मीय मान अधिक हो, वो जलने पर कोई जहरीला धुआं उत्पन्न न करे और यहाँ पे जलने पर कोई भी अपशिष्ट पदार्थ न बचे। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है लकड़ी, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम, डी ऑप्शन यहाँ पे एलपीजी। तो यहाँ पे देखिए एक उत्तम ईंधन इसमें से कौन सा है, तो जो एलपीजी कहाँ होता है, जो घरों की सिलेंडर होता है, जो गैस चूल्हा में जो सिलेंडर जुड़ा रहता है उसी सिलेंडर में एलपीजी रहता है। और एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो जो एलपीजी होता है वो क्या होता है, यहाँ पे एक अच्छा यानी उत्तम ईंधन होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसके लेखक कौन है। ए ऑप्शन यहाँ पे महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन है यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे आपको बताना है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, तो महात्मा गांधी जी थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो महात्मा गांधी थे इनका जन्म किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात के राज्य में हुआ था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और 2 अक्टूबर को हुआ था, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, इन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे यहाँ पे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। इसमें से आपको पता करना है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। ए ऑप्शन है अजय सेतु, बी ऑप्शन है विनय सेतु, सी ऑप्शन है यहाँ पे गांधी सेतु, डी ऑप्शन है यहाँ पे जवाहर सेतु। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है, यानी सेतु यानी नदी पुल कौन सा है, तो जो महात्मा गांधी नदी सेतु है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो यहाँ पे गांधी सेतु है ये कहाँ पे है, तो ये बिहार में है। और जो पटना में गांधी सेतु है यही है। जो गांधी सेतु है वो किस नदी के ऊपर है, तो गंगा नदी के ऊपर है। और जो गांधी सेतु है वो कहाँ है, तो बिहार के पटना में स्थित है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि जंग रोधी स्टील क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो जंग रोधी स्टील होता है, जो स्टील होता है उसमें जंग नहीं लगता है, जो स्टील होता है उसमें जंग नहीं लगता है। तो ये क्या है स्टील। ए ऑप्शन है धातु है, बी ऑप्शन है अधातु है, सी ऑप्शन है मिश्र धातु है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो स्टील है वो क्या होता है, तो जो स्टील होता है वो क्या होता है, यहाँ पे मिश्र धातु होता है। और जो स्टील होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, तो लोहा और क्रोमियम के मिश्रण से बना होता है। जब लोहा में हम लोग क्रोमियम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है। और जो स्टील बनता है ये क्या होता है, यहाँ पे जंग रोधी होता है, इसमें कभी भी जंग नहीं लगता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है, यानी एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ेगी। ए ऑप्शन है मैग्नीज, बी ऑप्शन है टीन, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है यहाँ पे बॉक्साइट। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि एल्यूमिनियम यहाँ पे प्राप्त करने या बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ेगा। तो जो बॉक्साइड अयस्क होता है या बॉक्साइड खनिज होता है इसका यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगा अगर हमको एल्यूमिनियम बनाना है तो, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम उतार देते हैं प्रश्न को। यहाँ पे इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे cos 60 डिग्री का आपको मान पता होना चाहिए। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे cos 60 के जगह पे 1/2। तो यहाँ पे 2 गुणे cos 60 के जगह पे रख दिए 1/2 और इसका यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, स्क्वायर दे देंगे। यहाँ पे 2 गुणे जो ये स्क्वायर है वो 1 के लिए भी है और यहाँ पे 2 के भी लिए है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 कट रहा है तो इससे कटा भी दीजिए।
तो यहाँ पे जब कटाएंगे तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी ऊपर 1 बचेगा और नीचे कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यानी 1/2 जो डी वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से ये आपको समझ में आया होगा 30 प्रश्न। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कमेंट करते हैं तो हम उसका रिप्लाई करते हैं, कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कोई पढ़ रहा है हमसे। तो आप लोग कमेंट करना ना भूले प्लीज, आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिए। और यहाँ पे देखिए HW प्रश्न यानी होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट में देना है कि लगातार 2 विषम संख्याओं का मौसक कितना होगा। मौसक यानी यहाँ पे क्या होता है HCF, यानी यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे लगातार 2 विषम संख्या का मौसक कितना होगा। तो यहाँ पे A ऑप्शन है 2, B ऑप्शन है 3, C ऑप्शन है 5, D ऑप्शन है 1। तो आपको क्या करना है, हमें कमेंट करके बताना है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो 10वीं की तैयारी कर रहे हैं वो अपने फ्रेंड दोस्त जिसके भी पास आप इस वीडियो को भेजना चाहें भेज सकते हैं। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से भी बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको आप लोग ऑल पे प्लीज दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई लाइव क्लास ले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और यहाँ पे 12 बजे सब्जेक्टिव का क्लास चलता है, तो जिन भी बच्चों का यहाँ पे सब्जेक्टिव का क्लास कर रहे हैं तो 12 बजे हमसे लाइव जुड़ के अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।